सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री निवास राव जी। हम स्वागत करते हैं आपका और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने अभी अभी उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। दोस्तों, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात कही जाती है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बुलाए। तो गुरु की एक बड़ी महत्ता होती है, शिक्षा का बड़ा महत्व है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेहतर कुछ होता है तो वो न सिर्फ समाज के लिए अच्छा होता है बल्कि देश के लिए, प्रदेश के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो जाता है। राव साहब, माध्यमिक शिक्षा मंडल में आपने अभी कार्यभार ग्रहण किया है, इसके पहले आपने शिक्षकीय दायित्व भी निभाए हैं। तो एक शिक्षक का जो संघर्ष होता है और एक शिक्षक का जो संकल्प होता है वो क्या होता है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 वर्ष मुझे हो गए और पहले भी मैं अपने कई पत्रकार मित्रों से चर्चा में बताया मैंने कि 40 वर्ष के शिक्षकी कार्य में मैथमेटिक्स शिक्षण मैंने किया है और मैथमेटिक्स में भी मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथमेटिक्स की है कि बच्चों को एक अच्छे सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थानों में जिनका एडमिशन मिले, आईआईटी, इन सब कॉलेजेस में। तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल लॉरेट जो हैं सभी विषयों पे हैं, मैथमेटिक्स में नहीं है। मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट माना ही नहीं गया है। मैथमेटिक्स जो है वो एक मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोलते हैं, सभी सब्जेक्टों की माँ है वो। और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद इंसान जिस प्रकार से अंकों से जोड़ घटाना सीखता है तो प्रकृति से भी उसका मेल मिलाप उतना फास्ट हो जाता है। व्यक्ति को समझना, प्रकृति को समझना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैथ्स के टीचर होते होते मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी कि समाज को कैसे पढ़ना है, व्यक्ति को कैसे पढ़ना है, ये भी मैंने मैथमेटिक्स से ही सीखा। और जो मुझे समझ में आया कि शिक्षा बहुत ही मूलभूत आवश्यक सामग्री है जो कि हर बच्चे को मिलनी चाहिए। आज ही मुझसे कोई कह रहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो है सरकार ने फिर से 5वीं और 8वीं में रोक लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने ये बोला है कि 5वीं और 8वीं में डिटेंशन हम करेंगे, लेकिन 5वीं के बच्चे को आपको उसको संपूर्ण ज्ञान दे के बाहर करना होगा। आप ऐसे टीसी दे के बाहर नहीं कर सकते। अब तो जो नरेशन ये सामने आता है कि विवेकानंद की बात को चरितार्थ करते हुए कि ज्ञान पहले इतना दीजिए कि बच्चे को रोटी मिल जाए पहले, और जब रोटी मिल जाए तो आगे का ज्ञान। यानी एक और बात आती है जिसके बारे में लगातार हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन की आवश्यक मूलभूत चीज़ों की उपलब्ध कराने का एक साधन बन जाए। बिल्कुल। और उसके आगे आप आगे फिर शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत विस्तार है, बहुत व्यापक है शिक्षा का क्षेत्र। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही काम करते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो क्या लग रहा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोगों को कैसे, बच्चों को क्या होगा? देखिए, 3 चीज़ें इसमें मुख्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो फाउंडेशनल एजुकेशन जो थी हमारे देश के अंदर, नर्सरी, KG1, KG2, ये पहले कानूनी दायरे में नहीं थी। शिक्षा लेना भी अपराध था, शिक्षा देना भी अपराध था। लेकिन 70 साल से ना किसी को सजा हुई, ना कोई कटघरे में गया। आदरणीय मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि 4 साल से ऊपर का बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, ऐसा अमली जामा पहनाया उनने। तो अब पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी दोनों कानून से बाहर हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब 4 साल जिस बच्चे की उम्र हो गई है वो बड़े ईमानदारी से स्कूल जाके पढ़ाई ग्रहण कर सकता है। राइट टू एजुकेशन में 4 साल से बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान भी था और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ये हुई है कि पहले हमारे टाइम पे 6 साल का बच्चा क्लास 1 पे आ जाता था, अब 7 साल की उम्र में ही आ पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा देश बड़ा डिफरेंट लैंग्वेजेस का देश है ये।
मतलब ये बहुत अच्छी धरोहर है हमारे अनेक पास, भाषाएं अनेक भाषाएं हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नर्सरी KG1 KG2 1-2 को मातृभाषा में पढ़ाने की वकालत हुई है और इसको सभी स्टेट ने और सेंट्रल ने भी एकजुटता में होकर एक्सेप्ट किया है कि हमारे देश में जो भी जहाँ रहता है, तमिलनाडु वाला तमिल में, कर्नाटक वाला कर्नाटक में, गुजरात वाला गुजराती, मराठा वाला मराठी में, सभी रीजनल भाषाएं जो हैं वो हमारे यहाँ की जीवंत अवस्था में जो हैं ये और जीवित होंगी और समृद्ध होंगी, तो देश इसमें और एकजुट होगा। भाषाएं समृद्ध होंगी और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। अभी हम आपसे जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए शायद ये चुनौती भी हो सकती है, बहुत से स्कूलों की स्थितियां अच्छी नहीं, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं और शिक्षकों की कमी हमेशा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती। देखिए, मंदिर और शिक्षा स्कूल ये दोनों एक ही कल्पना की चीज़ें हैं। मंदिर अगर वो अपने अच्छे भाव लेके जाता है तो वो ईश्वर से साक्षात्कार करने गया है, तो उसको पुजारी कैसा है, वातावरण कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभिभावक ने और टीचर ने दोनों ने एकजुटता करके बच्चे का भला होना है, ये दिमाग में रखना होगा। अभी क्या हो गया कि मजदूर और मास्टर में अंतर कम हो गया जी। मजदूर पहले मजदूरी तय करता है फिर काम शुरू करता है, आज मास्टर भी वैसे ही हो गया है। लेकिन हम जिस दौर के मास्टर हैं, हमने मजदूरी अपनी तय नहीं करी, हमने कहा हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर कई दिनों बाद वो बच्चा पूछता था फीस कितनी देनी है सर, हम कहते ले आना यार, कोई दिक्कत नहीं। जब तक शिक्षक इस मजदूरी से दूर नहीं जाएगा उसका सम्मान भी नहीं आएगा, ना छात्र का गुणवत्ता बढ़ेगी। पुजारी और शिक्षक, मैं बोला ना आपसे, डॉक्टर, ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं, ये आत्मा से जुड़े हुए प्रोफेशन है। बाकी प्रोफेशन में अपन पहले तय कर लेते हैं, गाड़ी मेरी ख़राब हो गई है जल्दी बना देना, वो बोल देता है इसका इतना पैसा लगेगा, लेकिन शिक्षक और डॉक्टर ने पैसा तय नहीं करना चाहिए। इसी कारण दोनों की रिस्पेक्ट में भी कमी आई है, दोनों की गुणवत्ता में भी कमी आई है। अभी देखने में आ रहा है बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के जो एडमिशन है, प्रवेश कम हुए हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चुनौती भी है माध्यमिक शिक्षा मंडल की कि बहुत से स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या बहुत कम है। नहीं, इसका तो कारण कुछ समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन अगर है तो बच्चा आएगा ही आएगा। भाई इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है ये। कारण क्या है कि स्कूल से चेतना ख़त्म हो गई है। मैं बता रहा हूँ ना आपसे बार बार, आप सरकारी स्कूल चले जाइए, मास्टर की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसके बाद भी रोता रहता है। प्राइवेट स्कूल चले जाइए, बिल्डिंग चमकती दिखती, मास्टर की तनख्वाह 10,000 रुपये, लेकिन वहाँ ठीक चल रहा है सब। कारण क्या है कि स्कूल के अंदर जो चेतना है वो ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो रोड पे खड़ा है ना, वो अगर रोल मॉडल नहीं है तो कौन आएगा आपके स्कूल। अब ये भी एक बड़ी चीज़ है। अभी कुछ दिनों पहले शायद आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि शिक्षक ने अपना एक असिस्टेंट नियुक्त करके रखा है। गलत बात है ये, गलत बात है। वो स्कूल आ ही नहीं रहा है और किराए का एक दूसरा आदमी वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक ने अपना सम्मान खुद खो दिया है, गिरवी रख दिया। तो एक और बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष के तौर पे आने वाले समय की क्या चुनौतियां हैं जिनको आप पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गहन मुद्दे से देखा जाए ना, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम आया है ये। मतलब 5वीं 8वीं पे केवल एक डिटेंशन बोर्ड है, 10वीं बोर्ड ख़त्म हो रही है, सीधे 12वीं बोर्ड होगी। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आपको सेमेस्टर सिस्टम में होगी कि आप धीरे धीरे नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन में फर्स्ट ईयर कर लेता है तो डिप्लोमा हो जाएगा, 2 साल कर लेगा तो डिग्री हो जाएगा, तीसरा साल कंप्लीट करेगा तब वो पीजी के लिए एलिजिबल होगा। बीच में गैप दे देता कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद वापस आ सकता है। पहले ऐसा नहीं था, कंटिन्यूस में नहीं करेगा तो ब्रेक हो गया। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि टोटल आने वाला टाइम जो है वो सरकारीकरण से दूर जाने वाला है। बच्चे ने नॉलेज लेकर अपना स्वयं का कुछ करना होगा, इसीलिए उन्होंने 6 to 8 में स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दोनों पे जोर दिया है कि आप 40 प्रकार की जो सब्जेक्ट हैं, स्किल, कारपेंट्री है, प्लम्बरिंग है, एनिमेशन है, 40 प्रकार के कोर्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। आप इन 40 कोर्सेज को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
क्योंकि जब आपकी पढ़ाई आपको कुछ कर सकने की जिम्मेदारी देती है तो आप खड़े हो, और आपकी पढ़ाई अगर कुछ नहीं कर सकने की जिम्मेदारी देती है तो आप कभी खड़े ही नहीं हैं। आपको बैसाखी की ज़िंदगी हर दिन जरूरत पड़ेगी। अभी एक भारतीय ज्ञान परंपरा का भी एक वो आ रहा है, तो स्कूलों में भारतीय ज्ञान परंपरा के कोर्स या उनको लेके भी कुछ नया प्रयोग होने जा रहा है? नहीं, मैथमेटिक्स में तो आ ही रहा है। अब जो मैथमेटिक्स है हमारी, अब वैदिक मैथमेटिक्स के चैप्टर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने से हो जाएंगे। उससे उसको क्या होगा कि अपनी संस्कृति पे उसको कॉन्फिडेंस आएगा। भाई आज हम पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, हमारी संस्कृति कुछ और बोल रही, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको। कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना। अब वैदिक मैथमेटिक्स जो है, जोड़ घटाना सब कुछ वैदिक मैथमेटिक्स से भी हो सकता है, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? क्या कमी है उसमें? पढ़ाइए ना। आज जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे देश की संस्कृति बिल्कुल ठीक है। आज़ादी के बाद जिस तरह की शिक्षा दी गई और जिस तरह से बच्चों को डिग्रियां दे दी गई और एक बेरोजगारों का बड़ा तबका खड़ा किया गया था, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इन बच्चों का भविष्य बच्चे खुद तय कर लेंगे? देखिए, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हो, कोई जादू छड़ी तो है नहीं। आपको एक मार्ग प्रशस्त कर रही है वो, उसमें क्लियर कट आउटलाइन है कि ये वोकेशनल कोर्सेस हैं। मतलब एक शॉर्ट में कहा जाए तो पहले की हमारी एजुकेशन जो थी रोट लर्निंग थी, याद किया उड़ेल दिया। आज की जो पढ़ाई है वो एक्सपीरियंस लर्निंग है। मतलब आप उससे कुछ सीखेंगे, जब सीखेंगे तो उससे कुछ पाएंगे, बिना सीखे तो कुछ मिलना नहीं है। हमारे को शुरू में बताया जाता था आओ करके सीखें, सीखने से ही कुछ प्राप्त होगा। पहले तो याद कर लिया उड़ेल दिया, उस पद्धति की पढ़ाई थी हमारी, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं। आज एक्सपीरियंस लर्निंग है ये। तो आप करके कुछ सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोजगार प्राप्त होगा। नॉलेज की बात जहाँ तक है, इसका कोई एंड नहीं है। आप एक बार रोजगार ले लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। भाई हमारे यहाँ लोगों ने किया ही था, पहले ITI करते थे, कुछ काम कर लेता था, कुछ कमा लेता था, फिर डिप्लोमा कर लेता था, डिप्लोमा में कुछ दिन काम कर लेता था, बाद में इंजीनियरिंग कर लेता था। TC कोर्सेज होते थे। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि शुरू के लोग ज़्यादा अच्छा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। आज के तो बच्चे सब डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन है क्या बच्चों पे जिस तरीके से अभिभावक अपना वो थोप देते हैं कि एक बच्चे को पहले से इतना मानसिक रूप से तैयार कर देते हैं कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, और वो दबाव जो बच्चे के भीतर होता है उससे हमें लगता है कि उसका मानसिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। मेरे ख्याल से तो बच्चे को आपको एक कुशन की तरह काम करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए खूब उछलो कूदो, हम तो नीचे हैं तुम्हारे, चिंता मत करो। उसको पूरी आज़ादी देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में एक मेरी अपनी कहावत है, सक्सेस सिनोनिम इज एंजॉयमेंट। जिस काम को करने में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा, सफलता कभी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, आप जब स्केर्सिटी में रहते हैं तो कुछ करने की इच्छा करती है, तो हमेशा अपने आप को आप तौलते रहिए कि मैं यहाँ संतुष्ट हूँ और मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ प्राप्त भी करना है। जब आपका इंडिकेटर रिजर्व दिखाता है तो पेट्रोल पंप याद आता है, तो रिजर्व बीच बीच में दिखना चाहिए कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेना है, अभी ऊर्जा की ज़रूरत है मुझे, लेकिन हमेशा नहीं। बाकी इंडिकेटर फुल होना चाहिए, हाँ मैं मस्ती में हूँ। क्योंकि आप सक्सेस तभी मिलेगी जब आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे। टीचर भी हो, बच्चा भी हो, दोनों में इसी की कमी है। वो भी बोझ से लदा हुआ है, ये भी बोझ से लदा हुआ है। दोनों को संतुष्टि और एंजॉयमेंट, फन जरूरी है। इसलिए तो आज के कोर्सेस आ रहे हैं, फन बाय लर्निंग, फन बाय डूइंग। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए तो आ रहे हैं, फन आपकी ज़िंदगी से गायब हो गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से श्री निवास राव साहब से हमारी बात हुई, शिक्षा को एक उत्साह के साथ, एक एंजॉय के साथ आप ले। शिक्षक का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनकी रुचि के हिसाब से अगर उनको समझाने की प्रयास करता है तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चे अपनी दिशा भी तय कर पाएंगे। राव साहब जी, अंत में मैं आपसे, बच्चों से, अभिभावकों से एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि मैं बड़ा स्पष्ट बोलने में शुरू से रहा। जिन्होंने मुझसे अध्ययन लिया वो बच्चे जानते हैं मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मेरा नेचर क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 3 प्रकार से भगवान बच्चों को पैदा करता है। एक को ऐसे छोड़ देता है आसमान से, मतलब उसके साथ उसने किस्मत नहीं दी, उसको छोड़ दिया ऐसे। दूसरे को हाथ से लेके धीरे से छोड़ा। तीसरे को हाथ पकड़ के चलता है जीवन भर, मतलब भगवान खुद उसके रूप में आ गए, भगवान उसको पकड़ के चल रहे हैं।
तो जो भी काम वो कर रहा है वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, नहीं, भगवान कर रहे हैं। चमत्कारी काम जितने भी होते हैं तो भगवान करते हैं। इंसान जो कर रहा है अलग से दिखता है। तो पहले अवतार दूसरा होता है, जिसको ऊपर से छोड़ दिया वो इंसान कर रहा है, दूसरे को हाथ से धीरे से छोड़ा वो भी इंसान कर रहा है। मैं इसका एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से देता हूँ आपको। जिसको पहले छोड़ दिया ऐसी करके, मतलब उसको कुछ नहीं दिया भगवान ने, अगर वो डिसिप्लिन सीख ले, केवल मैं टाइम पे उठूँगा, टाइम से पढ़ूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, जीवन में कहीं कहीं भटकाव नहीं लाऊंगा, तब भी वो 50-60% से पास हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसको भगवान ने धीरे से लाके छोड़ा, वो इन डिसिप्लिन के साथ चलेगा तो 70% जरूर लाएगा वो, क्योंकि 20 तो भगवान के पीछे ही लगा है। तीसरा जिसको भगवान स्वयं पकड़ के चल रहे हैं, 100 में 100 है वो डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो 100 में 100 है वो, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब भी दिक्कत है उसको। क्योंकि दुर्योधन के साथ भगवान थे, दुर्योधन के साथ स्वयं भगवान थे वहाँ, लेकिन समझ नहीं पाया वो भगवान है, उन्हीं से बहस करता रहा। अर्जुन समझ गए, 100 में 100 हो गए। क्या है कि आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है, हमारे यहाँ कहावत है ना, सिखाए पूत दरबार नहीं खड़े होते। इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, ऑफिसर्स बॉर्न प्यून्स आर मेड। बच्चे को दिखना चाहिए कि मैं किस लिए पैदा हुआ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, बच्चा जो भी आया है वो अपने स्वयं के लिए आया है, माता पिता जरिया है। उसको 2 चीज़ों से प्यार होना चाहिए, एक अपने नॉलेज से, एक अपने शरीर से। सुबह उठ के एक्सरसाइज करे, बढ़िया फिट रहे, और नॉलेज ज़बरदस्त ले। 2 चीज़ें उसके साथ जीवन भर रहेंगी। नोट जो कमा रहे हैं लोग आपस में, वो किसी के साथ नहीं रहता है, सब दूसरों के हैं। ये 2 चीज़ें आपकी हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके साथ है, आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपके साथ है। इसलिए बच्चों को, इसलिए तो मोदी जी ने कहा है कि 1 घंटे स्कूल पहले खिलाओ, खेल खेल में शिक्षा। मोदी जी की डायलॉग सुनोगे तो आप, इसलिए उसको, आपको हर स्कूल को मोटिवेट करती हैं, आओ खेलें। कितने सारे उन्होंने खेल से पढ़ाई को जोड़ा। उन्होंने आज से पहले जयललिता जी ने जोड़ा था, भोजन से पढ़ाई को जोड़ा था, मध्याह्न भोजन। अभी सुनने में नहीं आता, अब क्या आता है, मध्याह्न खेल। अब खेल से पढ़ाई, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य जो रहेगा ना, वही सब कुछ है। आओ खेलें, आओ करके सीखें, और खेल खेल में शिक्षा। निश्चित तौर पर ये एक अच्छे प्रयोग हैं, और हमें उम्मीद है कि इन सारी जो गतिविधियां हैं, इनसे अगर आप निकलते हैं, आपके बच्चे निकलते हैं, तो वो देश का एक बेहतरीन भविष्य बनेंगे। श्रीनिवास राव साहब ने आज हमारे सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में जो चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।